तो शो सवाल बाकी रह गया था कि अगर वहाँ का मीडिया ये मुतालबा उछालता है कि 1971 के जराइम पे माफ़ी मांगनी चाहिए तो क्या माफ़ी मांगेंगे? देखिए ये माफ़ी मामला जो है ना ये 1995 से चल रहा है। एक्चुअली तो काफ़ी पुराना है जी। बट मुझे ये याद है कि 1996-97 में बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर आए थे पाकिस्तान और मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। तो जब मैंने उनसे पूछा कि भाई वाई कांट वी इस्टेब्लिश, तो उन्होंने कहा हमारा मसला ये है वी वांट एन अपॉलॉजी। बहरहाल इन 2002 में मुशर्रफ गए थे तो उन्होंने ऐसे तो नहीं कहा आई एम सो सॉरी हमने इतने बंदे आपके मार दिए, बट उन्होंने गोल तरीके से कि वी आर सॉरी अबाउट व्हाट हैपेंड इन 1971 एंड लेट्स फॉरगेट द पास्ट एंड मूव ऑन एंड सो ऑन। तो इस तरीके से बात की मगर वो बांग्लादेश ने एक्सेप्ट नहीं की। अच्छा, क्योंकि वो असर रसूख था ना इंडियन, तब सरकार वही, हालांकि उस वक्त खालिदा जिया की हुकूमत थी लेकिन अंडर इन्फ्लुएंस तो ये था। मगर इससे पहले भी कुछ पाकिस्तान की तरफ से इसी तरीके से माफ़ी मांगी गई है मगर बांग्लादेश ने एक्सेप्ट नहीं की। अच्छा। 1974 में भुट्टो साहब के ज़माने में जो मुझे याद पड़ता है एक हुई थी ट्राईपार्टाइट अग्रीमेंट हुई थी बिटवीन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, जिसमें बांग्लादेश इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर था स्वारन सिंह और बांग्लादेश का फॉरेन मिनिस्टर था कमाल हुसैन और पाकिस्तान की तरफ से हमारे फॉरेन सेक्रेटरी थे अजीज़ अहमद। ये इन्होंने एक अग्रीमेंट की थी। अच्छा। जिसके अंदर पाकिस्तान ने एक तरीके से माफ़ी मांगी थी और वो लफ्ज़ ऐसे ही थे और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने भी पैगाम भेजा था, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। अपील टू द पीपल ऑफ बांग्लादेश टू फॉरगिव एंड फॉरगेट द मिस्टेक्स ऑफ द पास्ट इन ऑर्डर टू प्रमोट नेशनल रिकन्सिलिएशन। तो वो यही था कि जी भूल जाएं जो पहले जो कुछ हुआ उसको भूल जाएं, आगे देखें, आगे बढ़ते हैं, मूव ऑन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, फ्रेश स्टार्ट। मगर वो बात तय नहीं पाई। तो इस दफ़ा भी मैं समझता हूँ वो फिर ये बात आएगी कि जी कुछ तो बयान दें आप अबाउट 1971 ताकि हम सही मामला सही करें। अब देखना ये है कि इसहाक डार साहब किस तरीके से बात को आगे बढ़ाते हैं। क्या उसी गोल तरीके से बात करेंगे जिस तरीके से पहले बात हुई जो मुस्तरद हो गई, या उससे एक कदम आगे जाएंगे? तो मेरा ख्याल है वो ब्रीफिंग लेके जाएंगे और फिर वहाँ जाके बड़ा कंसिडर्ड स्टेटमेंट को ज़रूर देंगे। एंड द ट्रिक विल बी कि बात भी हो जाए, बांग्लादेश को कबूल भी हो और ये ना हो कि आपकी अफवाज की कोई बेहुर्दमी हो जाए या आपका अनड्यू क्रिटिसिज्म उन पे आ जाए, बिकॉज वॉर के अंदर तो बहुत कुछ होता है। यस इट्स ट्रू, टेरिबल थिंग्स हैपेंड एट दैट टाइम। अच्छा, लेकिन वहाँ पर तो ओवरऑल ही सारी पॉलिसी रीवैल्यूएट की जा रही है और 1971 से लेकर वो अपनी तारीख कुछ दुरुस्त करना चाह रहे हैं निसाब में भी। आपको नहीं लगता हुकूमत ताउन करेगी पाकिस्तान के साथ और ये मुतालबा नहीं आएगा सामने? नहीं आएगा, ये आएगा। वो एक्चुअली हो क्या रहा है कि वो दो चीज़ें, एक तो ये उनके लिए आगे बढ़ने के लिए इसको पीछे छोड़ना है। अच्छा। तो इस चैप्टर को क्लोज करना है तरीके से। हाँ, और वो चैप्टर उसी वक्त क्लोज होगा जब पाकिस्तान की तरफ से क्लोजर होगी। अच्छा। और वो क्लोजर यही होगी कि किसी तरीके के साथ सॉरी करना पड़ेगा। मिट्टी पाओ नहीं मिट्टी पाओ नहीं, वो कहते ना मिट्टी नहीं पानी। अच्छा। सॉरी करो, अच्छा, फिर मिट्टी पाओ। तो फिर उस पर इंडियन मीडिया फिर उछलेगा। हाँ, तो चले मवाद में नंबर। दूसरी चीज़ ये कि वहाँ जो सूरत हाल है ना इस वक्त बड़ी फ्लूइड है। वहाँ भी लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि ये यूनुस की गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है। हाँ जी। और इधर पाकिस्तान की गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है। तो बहुत वो कहते हैं कि शायद इट मे नॉट टेक ऑफ बिकॉज ऑफ सस्पिशंस कि आप क्या लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट करेंगे। वो भी अनस्टेबल हैं, ये भी अनस्टेबल है। बट मेरा ख्याल है दोनों हुकूमतों ने ये फैसला किया है कि फॉरगेट दिस बिजनेस ऑफ स्टेबिलिटी, वी आर स्टेबल, वी आर हियर टू स्टे, लेट्स गेट ऑन एंड साइन दिस, डू योर बेस्ट। चले वो वहाँ से अब बांग्लादेश से हम डायरेक्ट उधर अमेरिका चलते हैं जहाँ H1B वीज़े के मामलात पे अमेरिकन प्रेसिडेंट, अपकमिंग अमेरिकन प्रेसिडेंट की टीम भी इख्तलाफात का शिकार है और वो भी आपस में बहस कर रहे हैं। एक तो ये कि H1B वीज़ा ज़्यादातर इंडियंस से रिलेटेड है, ये इस पर बहस क्यों की जा रही है, इसका क्या नुकसान? नहीं, सिर्फ इंडियंस के ऊपर नहीं है, दिस इज़ फॉर ऑल टैलेंटेड टेक्निकल एक्सपर्टीज वाले लोग, उनके लिए सहूलत है टू कम टू अमेरिका एंड टू फाइंड अ जॉब एंड टू वर्क एंड गेट अ रेजिडेंसी वीज़ा। H1B। अच्छा, अब H1B के अंदर इशू क्या था? शुरू में तो डोनाल्ड ट्रंप इसके खिलाफ था जी, कह रहा था कि ये तो बहुत बड़ा स्कैम है अपने दौर में। हाँ। अपने दौर में कह रहा था ये स्कैम है और मैं तो इसको ख़त्म कर दूंगा जी। वो इसलिए कह रहा था बिकॉज बहुत से वाइट अमेरिकन्स
वो सब वाइट अमेरिकन का ये था कि हमारे जॉब्स जो हैं ये बाहर से आते हैं, इंडिया से आते हैं, पाकिस्तान से आते हैं, साउथ कोरिया से आते हैं, जापान से आते हैं, और ये टेक्निकल लोग हैं, ये आके हमारे जॉब्स ले लेते हैं और लंबी लंबी तनख्वाहें इनको मिलती है और हमारे इंसेंटिव्स ख़त्म हो जाते हैं। तो एक पूरा एक माहौल था वहाँ, और फिर ऊपर से वो जो आते हैं ना, तो वो भी एक इशू था, तो इसलिए एक महाज बन रहा था। अच्छा। और डोनाल्ड ट्रंप उसका हिस्सा बन गया बिकॉज राइट विंग को उसने अपीस करना था, उसको साथ लेके चलना था। मगर मेरा ख्याल है इलॉन मस्क ने, क्योंकि सबसे ज़्यादा H1B वीज़ाज जो हैं वो इलॉन मस्क इस्तेमाल करता है, वो सबसे ज़्यादा दुनिया में जो टैलेंटेड लोग हैं ना उनको ये खींच लेता है, सस्ते मिल जाते हैं, तालीम उनकी अच्छी अच्छी जगह पे हुई होती है पहले, उनको सस्ते खींच के ले आता है, काम लेता है उनसे, और फिर उन चाहता है कि वापस ना जाएं, यहीं रहें, मेरे पास ही रहें। अच्छा। और वो तो दैट इज़ वाई ही वाज ऑलवेज अ सपोर्टर ऑफ H1B वीज़ा। अब मेरा ख्याल है उसने इतनी लंबी कंट्रीब्यूशंस की हैं टू द ट्रंप कैंपेन कि ट्रंप ने कुछ कमिटमेंट की होगी उसको। अब ट्रंप अपनी रुख बदल गया, अब वो कहता है कि मैं तो आई एम इन फेवर ऑफ H1B। अच्छा। और वो सपोर्ट करेगा इसको। मगर अब हुआ क्या, इन द मीन वाइल वो जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट है वो बिकेम एन एंटी हिंदू सेंटिमेंट, बिकॉज इंडिया इस वक्त नरेंद्र मोदी का इंडिया जो है वो अपने आप को हिंदू इंडिया कहता है, हिंदुत्व का नजरिया है, और वो तो कहता है जी। और फिर हिंदू इंडिया के खिलाफ पहली दफ़ा अमेरिकन पेपर्स के अंदर और अमेरिकन मीडिया के अंदर तनकीद, बिकॉज ऑब्वियसली यू नो इट्स अ वेरी सेकुलर सोसाइटी, तो बहुत से सेकुलरिस्ट जो है अमेरिका के अंदर वो भी इंडिया के थोड़े बहुत खिलाफ हो गए हैं, बिकॉज उनको नज़र ये आ रहा है कि आफ्टर द जूइश कम्युनिटी इंडियंस इन अमेरिका विल बी बिकमिंग वेरी पावरफुल, और ऊपर से हिंदू दे आर ऑल्सो सेलिब्रेटिंग हिंदुइज्म, और वो सेकुलर सोसाइटी, तो मेरा ख्याल है ऑन सेवरल फ्रंट्स एक थोड़ा सा महाज बन गया था अगेंस्ट हिंदू इंडिया। अच्छा। और उसमें फिर ये एक इशू बन गया कि हमारे जॉब्स भी लेते हैं, तो दिस इज़ वाई देयर वाज अ बैकलैश। और अब इंडियन अखबार आप पढ़ें तो बड़े नाराज़ हैं, बड़े गुस्से में है इंडियन अखबार और इंडियन मीडिया वाले कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हमें ये क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक, देखिए यहाँ पर हम एक तजाद देखते हैं कि इमिग्रेशन पॉलिसी उन्होंने अपने कैंपेन के दौरान अपनी मौजू बनाई अपनी गुफ्तगू की, डोनाल्ड ट्रंप ने, वो इमिग्रेशन पॉलिसी को चेंज करना चाहते हैं। दूसरी तरफ वो H1B वीज़ा को अभी वॉशिंगटन पोस्ट को इंटरव्यू देते हुए, न्यूयॉर्क पोस्ट को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा ये मेरा फेवरेट वीज़ा है। ये एक दूसरे से मुख्तलिफ नहीं, हिज एंटी इमिग्रेशन इज एम्ड एट अफ्रीकन कंट्रीज, अच्छा, एंड इज एम्ड एट मैक्सिको, नॉट एम्ड अगेंस्ट इंडिया। ओके। इंडिया से ज़्यादा जो एक्सपोर्ट हो रही है वो लेबर की नहीं हो रही, वो टैलेंट की हो रही है, इंजीनियर्स मोस्टली, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, ब्रेन, रॉकेट साइंटिस्ट्स, टेक्नीशियंस। अच्छा। दैट इज़ व्हाट इंडिया इज़ स्पेशलाइजिंग इन। उनकी IIT जो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं ना, साइंटिफिक टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स, दे आर एज गुड एज हार्वर्ड एंड येल, राइट, सो दे आर प्रोड्यूसिंग टॉप रेट पीपल, ठीक, एंड दोज आर इन ग्रेट डिमांड इन द यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक। वेयर एज पाकिस्तान और ये जो बाकी मुल्क हैं, सवाए डॉक्टर्स की एक्सपोर्ट के, हमने तो ज़्यादा एक्सपोर्ट की नहीं, हम तो लेबर एक्सपोर्ट करते रहे, ठीक। तो इसलिए डोनाल्ड ट्रंप की जो इमिग्रेशन पॉलिसी वाज एक्चुअली अगेंस्ट द मैक्सिकन्स। वहाँ से अनएम्प्लॉयड मैक्सिकन्स क्रॉस द बॉर्डर आते हैं, ओवर 1 million ऑफ देम अनएम्प्लॉयड एंड इलीगल इन अमेरिका, और वो मिडिल क्लास अमेरिकन के जॉब्स ले लेते हैं, ये लोअर क्लास। ये वही बैकलैश है अगेंस्ट दीज पीपल जो कि UK के अंदर हुई थी अगेंस्ट यूरोपियंस, ईस्ट यूरोपियंस कमिंग टू after the reunification, coming to the UK and taking up jobs and putting pressure on the National Health Service. फिर Brexit हुआ, करना पड़ा। हाँ, तो यही वो Donald Trump is using the same argument against the Mexicans, Puerto Ricans, Cubans and others, जो कि talent hunt नहीं है, it's basically low grade labor, जो कि थोड़ी बहुत तालीम है मगर कोई ख़ास टेक्निकल एडवांटेज नहीं लेके आते। ठीक है। अभी एलॉन मस्क की कंट्रीब्यूशन बहुत रही कैंपेन में, तो ऐसे लगता है कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप उनके एहसानमंद हैं, और ये बात चर्चा किया जा रहा है मीडिया में कि वो उनके मातहत डोनाल्ड ट्रंप एलॉन मस्क की पॉलिसीज़ को टो कर रहे हैं, ना कि एलॉन मस्क डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी, और उन्हें उसके लिए थ्रेट करार दिया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को उसने बड़ी सपोर्ट की है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए इन सपोर्ट फंड्स। सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट डोनाल्ड ट्रंप में एलॉन मस्क का जो 2 प्लैंक्स है बिजनेस के, टू बी द वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन। वन इज हिज ट्रेड विद चाइना, जी, the second because of the Tesla cars and all the सारी डेवलपमेंट जो हो रही है वो चाइना में हो रही है,
नंबर 1, नंबर 2 रॉकेट। इलॉन मस्क के 3000 रॉकेट से ज़्यादा इस वक्त घूम रहे हैं ऊपर। ही हैज़ द बिगेस्ट चंक ऑफ रॉकेटरी। रॉकेटरी के लिए जो सारी सब्सिडी मिल रही है उसको, वो अमेरिकन गवर्नमेंट से मिल रही है, बिकॉज रॉकेट साइंस जो है इज़ व्हाट फ्यूल्स मिसाइल्स। आपको पता है, ये अभी जो शोर पड़ा है हमारे ऊपर, पाबंदियां लगी 4 कंपनी, तो वो रॉकेट्स के लिए वो बनाए जाते हैं। राइट। और वो जो फिर जब आप मिसाइल्स के अंदर डालते हैं तो बिकम लॉन्ग रेंज मिसाइल्स। ठीक। So Elon Musk is looking for billions of dollars in American government subsidies for his space program. इसीलिए खतरा भी करार दे रहे हैं वहाँ के नाकिदीन।